नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रतिष्ठित एवं ख्याति प्राप्त कथाकार डॉक्टर सुश्री शरद सिंह जी की कहानी स्लेव मार्केट। हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर शरद सिंह की विविध विषयों एवं विभिन्न विधाओं में हिंदी, अंग्रेजी तथा बुंदेली में अब तक 59 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनके साहित्य पर देश विदेश के विश्वविद्यालयों में शोध कार्य हो चुके हैं। पंजाबी, मराठी, कन्नड़, ओडिया तथा उर्दू में इनके उपन्यासों एवं कथा साहित्य का अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। साहित्य सृजन हेतु इन्हें प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। अब तक अनेक राष्ट्रीय सेमिनारों एवं लिटरेचर फेस्टिवल्स में गेस्ट स्पीकर तथा डेलीगेट रह चुकी हैं। मिस्र, ब्रिटेन तथा कनाडा के पुस्तकालयों में इनकी पुस्तकें मौजूद हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से खजुराहो की मूर्ति कला के सौंदर्यात्मक तत्व विषय में पीएचडी तथा स्वर्ण पदक प्राप्त MA बीएड शरद सिंह पत्रकारिता, संपादन, शिक्षण के अनुभवों के उपरांत निरंतर स्वतंत्र लेखन से जुड़ी हुई हैं। वर्तमान में ये विभिन्न समाचार पत्रों में नियमित स्तंभ लेखन का कार्य कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन जागरूकता मुहिम एवं समाज सेवा से भी जुड़ी हुई हैं। तो आइए सुनते हैं बहुमुखी प्रतिभा की धनी शरद सिंह जी की लिखी कहानी स्लेव मास्टर। आज सुबह उसने बालकनी से बाहर भी नहीं झांका, आसमान की ओर भी नहीं देखा। उसे यहाँ का आसमान अच्छा लगता है, गहरा नीला सा दिखता है सुबह के समय। उसे देखकर वह स्फूर्ति से भर जाया करती है। लेकिन आज सुबह से उसका मन खिन्न था, इसीलिए उसने अपने नाश्ते में फेरबदल कर लिया। गोया नाश्ता बदल लेने से हालात बदल जाएंगे। वह जानती थी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी उसने तयशुदा नाश्ता करने के बजाय 2 किलोमीटर अधिक दूर जाकर दूसरा नाश्ता करने की ठानी। 1 मोमोज प्लीज। रेस्तरां में पहुंचकर उसने बैरे को आदेश दिया ही था कि उसके कानों से एक आवाज टकराई, नो नो, नॉट 1, 2 मोमोज प्लीज। नमिता ने देखा कि उसकी मेज से लगभग सटकर आयुषी खड़ी थी। आयुषी को देखकर नमिता का मूड और खराब हो गया। यह यहां भी चली आई, मगर क्यों, कैसे? मेरा पीछा कर रही थी क्या? हाय, गुड मॉर्निंग आयुषी। यहाँ कैसे? आज इडली सांभर को डिच कर दिया? मन ही मन कुड़ती हुई नमिता ने पूछा। आयुषी रोज सुबह के नाश्ते में इडली सांभर ही खाना पसंद करती है, वह भी इस फंडे के साथ कि जब तक यहाँ हो तब तक इडली सांभर का आनंद ले लो। हो सकता है यहाँ से निकलने पर छोले कुलचे पर जिंदा रहना पड़े। नहीं, ऐसा तो नहीं, इडली सांभर खा चुकी हूँ। एक्चुअली वही खाकर निकल रही थी कि तू दिखाई दी, पैदल पैदल इधर आती हुई। मुझे आश्चर्य हुआ तो तुझे फॉलो करने लगी, बस। मगर सोचती हूँ कि एक आध मोमोज भी खा लूँ। फिर आज ही दोपहर बाद चेन्नई के लिए निकलना है। तैयारी तो पूरी हो गई है, फिर भी फ्रेंड्स से मिलते मिलाते लंच तो छूट ही जाएगा। आयुषी ने इत्मीनान से बैठते हुए कहा। यू लकी, नमिता के मुंह से निकला और फिर उसने अपने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली। उफ, ये क्या कह बैठी वह। अब आयुषी को लगेगा कि नमिता बुरी तरह हताश है। नमिता स्वयं को कोसने लगी। डोंट वरी नमी, आई श्योर दैट नेक्स्ट टाइम इज योर। मुझे भी दुख है तुम्हारे लिए। हम दोनों एक साथ चलते तो कितना मजा आता है ना? बट मुझे विश्वास है कि अगला सिलेक्शन तुम क्लियर कर लोगी। आयुषी ने वही सब कहा जिसका डर था नमिता को। उसका मन बुझ सा गया। इट्स ओके आयुषी, नमिता ने स्वयं को संभालते हुए कहा। तभी बैरा मोमोज ले आया। इस रेस्तरां के एसी चैम्बर में सर्विंग सुविधा दी जाती थी, वरना एसी चैम्बर के बाहर सेल्फ सर्विस थी। निसंदेह यह सुविधा सेल्फ सर्विस की अपेक्षा महंगी थी
और इसका आनंद डेट पर रहने वाले युवा ही अफोर्ड करते थे, शेष नहीं। बेंगलोर शहर महंगा भी है और सस्ता भी। थोड़ा सा कष्ट उठाकर बचत कर लो तो सस्ता है, वरना महंगाई के एक से एक आयाम भी आसानी से देखे जा सकते हैं। नमिता, आयुषी और उसके दोस्त अक्सर बचत पर ही चलते थे, लेकिन आज नमिता को बचत का विचार नहीं आ रहा था और न आयुषी को। भले ही दोनों के अपने अपने अलग कारण थे। आयुषी ने स्वर्णिम भविष्य की ओर कदम उठा दिया था, जबकि नमिता तो उस मनः स्थिति में थी कि जिसमें कोई भी युवा हताशा से भरकर किसी भी तरह का गलत कदम उठा सकता है। एक अच्छे करियर का उसका सपना कल देर शाम को ही टूटा था, जब रिजल्ट वॉल पर टांगी गई सूची में अपना नाम नहीं मिला। वह स्तब्ध रह गई थी। उसे विश्वास नहीं हुआ था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। उसका साक्षात्कार, उसकी प्रस्तुति, सब कुछ तो ठीक थे। फिर क्या हुआ? नमिता भागकर रिसोर्स ऑफिसर के पास पहुंची थी। सर, मेरा नाम लिस्ट में क्यों नहीं? उसने हांफते हुए पूछा था। योर नेम प्लीज? रिसोर्स ऑफिसर ने सपाट चेहरे के साथ पूछा था। नमिता, नमिता सिंह बुंदेला। मिस बुंदेला? ओ या, आपका नाम लिस्ट में नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। परिणाम सूची देखते हुए रिसोर्स ऑफिसर ने अपने चेहरे की भांति सपाट स्वर में उत्तर दिया। बट सर, हाउ इट इज पॉसिबल? एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू हैवेंट परफॉर्म बेटर। यस, आप बेटर 25 में नहीं आ सकें। बट सर, यू मे गो नाउ, रिसोर्स ऑफिसर ने घूरते हुए कड़े स्वर में कहा। सब कुछ खत्म। नमिता ने रिसोर्स ऑफिसर के कमरे से बाहर आते हुए सोचा था, जैसे ही यह खबर घर पहुंचेगी वैसे ही कोहराम मच जाएगा। मां का सपना टूट जाएगा, पापा को सदमा पहुंचेगा। हाँ, मां चाहती थी कि नमिता अपना कोर्स समाप्त करते ही किसी अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पर नौकरी पा जाए, जिससे तत्काल उसे अच्छा रिश्ता मिल जाए और वे अपनी बहन की बेटी के मुकाबले उसे बेहतर साबित कर सकें। पिछले साल उनकी बहन की बेटी का नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में चुनाव हुआ था, जिसके कारण उनकी बहन ने बहुत अकड़ दिखाई थी। पिता भी यही चाहते हैं कि नमिता ने जब बेंगलोर जाकर पढ़ने में इतना पैसा खर्च किया है, तो वहां से वह किसी बड़े पैकेज में ही जाए, ताकि वे शान से अपनी बेटी की उपलब्धि का प्रचार प्रसार कर सकें। आखिर समाज परिवार में इससे उनका रुतबा बढ़ेगा और मल्टीनेशनल कंपनी में हाई पैकेज में काम करने वाली उनकी बेटी के लिए बेहतर रिश्तों की बाढ़ आ जाएगी। नमिता रात भर यही सोचती रही कि अपने माँ बाप से रिजल्ट कैसे छिपाया जाए और सेमेस्टर दोहराने के पीछे कौन सा कारण बताया जाए। रात भर नींद नहीं आई उसे। डर था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड आयुषी ही उसका भेद न खोल दे। उसका चयन हो गया था। वह नहीं भी बताएगी तो उसके पेरेंट्स ढिंडोरा पीटने से बाज नहीं आएंगे कि बुंदेला साहब की बेटी नमिता रह गई और हमारी आयुषी को पैकेज मिल गया। क्या सोच रही हो? मोमोज ठंडा हुआ जा रहा है, खाना नहीं है क्या? आयुषी ने नमिता को टोका, जो पिछली शाम और रात की बातों को याद करके परेशान हो उठी थी। सोच रही हूं कि माँ बाप को पता चलेगा तो वे क्या रिएक्ट करेंगे। है तो बात सोचने की। वेल, तू कह देना कि यह कंपनी तुझे सूट नहीं कर रही थी, सो तूने अपना परफॉर्मेंस जानबूझकर बिगाड़ा। वे कन्विंस हो जाएंगे। आयुषी ने एक तार्किक बहाना सुझाया। नमिता को भी यह बहाना ठीक लगा। आखिर कोई तो सफाई देनी ही पड़ेगी उसे, तो यही सही। तू ठीक कहती है, यही कहूंगी मैं। नमिता ने आयुषी का बहाना खुले मन से स्वीकार कर लिया। गुड गर्ल, जल्दी खाओ, फिर मेरे साथ चलो, मुझे अभी कई लोगों से मिलना है। आयुषी ने कहा। सॉरी आयुषी, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। लेकिन आयुषी, जानती है, कल जब मैं जॉब फेयर की लंबी कतार में खड़ी थी तो मुझे स्प्रिंग बॉयज मूवी याद आ रही थी। जैसे उस मूवी में अनाथ बच्चे
अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं और हर एक बच्चा सोचता है कि गोद लेने वाले उसके परफॉर्मेंस से प्रभावित हों और उसे ही गोद ले लें। क्या हम भी वैसे ही नहीं हैं? नहीं, शायद हम उन अनाथ बच्चों जैसे नहीं, बल्कि उन स्लेव्स, उन मध्ययुगीन गुलामों जैसे हैं जो परिस्थितिवश गुलाम बाजार में जा पहुंचते थे और इसी उम्मीद में खड़े रहते थे कि हमें एक अच्छा मालिक मिल जाए जो हमसे भले ही मनचाही मेहनत खरीद ले, मगर बदले में हमें इतना पैसा दे दे कि हम अपने परिवार और समाज को जता सकें कि गुलामी कितनी अच्छी, कितनी सुखद चीज है। नमिता ने अपने मन की बात आयुषी के सामने उड़ेल दी। माय गॉश, ये सब तुम क्या सोच रही हो? चौंक गई आयुषी। वह बोली, हम गुलाम नहीं हैं, हम मर्जी से जॉब चुन रहे हैं। फिर दोष किसी और को क्यों? हमारी मर्जी। वॉट ए फुलिश थॉट। हम सोच ही कहाँ रहे हैं, हम तो एक बहाव में बह रहे हैं। करियर पैकेज मल्टीनेशनल कंपनी, यही तो माहौल है। हम इस माहौल के गुलाम हैं। यू नो आयुषी, शायद तूने कभी पढ़ा हो कि लॉर्ड मैकाले ने एक शिक्षा नीति बनाई थी जिसे देश में बाबू बनाने की नीति कहा गया, और इस नीति को लेकर लॉर्ड मैकाले को हमेशा कटघरे में खड़ा किया गया। आज तो कोई ऐसी नीति नहीं है जो हमें एक ही दिशा में जाने को मजबूर करे। फिर भी हम एक ही दिशा में जा रहे हैं ना, बिल्कुल भेड़ों के समान। लॉर्ड मैकाले, ये सब तू क्या बके जा रही है? आर यू ओके? आयुषी ने चिंतित होते हुए पूछा। वह नमिता की बातें सुनकर अब घबराने लगी थी। आई एम फाइन, यस, एब्सोल्युटली फाइन, बट वी आर स्लेव। इट इज अ ट्रूथ, ब्लैक ट्रूथ। नमिता अपनी ही रॉ में बोलती चली गई। नो, यू आर नॉट ओके। तू मेरे साथ चल, मन बहल जाएगा। बैरे का बिल चुकाती हुई आयुषी उठ खड़ी हुई। नहीं, मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तू जा और एंजॉय कर। तू तसल्ली रख, मैं ठीक हूं, एकदम ठीक, नमिता ने शांत स्वर में आयुषी से कहा। अब वह अपने मन को हल्का पा रही थी। इन्हीं बातों ने उसके मन को दबा रखा था। ये बातें मन से बाहर निकल आईं तो मन पर से बोझ भी हट गया, कम से कम अगले जॉब फेयर तक। तू जा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, नमिता ने एक बार फिर आयुषी को आश्वस्त किया। पक्का? एकदम पक्का, मैं ठीक हूं और ठीक ही रहूंगी। और अगले स्लेब मार्केट, आई मीन जॉब फेयर में खड़ी होने से पहले तुझसे जरूरी टिप्स ले लूंगी, प्रॉमिस। अब तू जा, वरना देर हो जाएगी, नमिता ने उठकर आयुषी को गले लगाते हुए कहा। असमंजस में डूबी आयुषी को देर होने का विचार आया और वह हड़बड़ाकर नमिता से विदा लेकर रेस्तरां के बाहर लगभग दौड़ पड़ी। रेस्तरां से बाहर निकलते समय नमिता स्लेब मार्केट के अपने विचार पर मुस्कुरा दी। उसके इस विचार ने ही तो उसे उन अंधेरों से बाहर निकाल लिया था जिन अंधेरों के कारण कल की असफलता के बाद उसके मन में घातक विचार उठ रहे थे। एक बार तो यह भी विचार आया था कि वह अपने छात्रावास की छत से छलांग लगा दे। माँ पापा को सच बताने से तो यही बेहतर लगा था उसे। फिर दूसरे ही पल विचार आया था कि सच तो फिर भी माँ पापा के सामने आ ही जाएगा। टाल दिया था उसने आत्महत्या का विचार। ठीक ही रहा, नहीं तो ना तो सुबह होती, ना ही आयुषी मिलती और ना उसे इतना अच्छा बहाना सुझाती। नमिता अपने मन को तैयार करने लगी कि जब उसके पापा उससे पूछेंगे कि आयुषी का चुनाव हुआ मगर तेरा क्यों नहीं, तो यही कहूंगी कि पापा, वह मालिक मुझे पसंद नहीं आया था। नमिता एक बार फिर यह सोचकर मुस्कुरा दी कि शायद आज के समय में ऐसे ही मुस्कुराया जा सकता है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।